हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात खत्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये मुलाकात करीब 40 मिनट तक चली। प्रधानमंत्री शी जिनपिंग की इस मुलाकात को बहुत अहम माना जा रहा है। 40 मिनट तक ये जो मुलाकात चली है, अभी उसके डिटेल्स हालांकि बाहर नहीं आए हैं। हमारी सहयोगी आंचल आनंद वहां मौजूद है, जल्दी हम उनके पास भी चलेंगे। और 40 बाद बाहर आपके सूत्र क्या कहते हैं? शोभना, 10 मिनट और इंतजार कीजिए। फॉरेन सेक्रेटरी एस जयशंकर आकर हमें ब्रीफ करेंगे कि मीटिंग में से क्या निकल कर आया। नंबर 1। नंबर 2, एक शोभना बहुत अहम बात यहां पर ये हुई है कि आधे घंटे का स्लॉट था, क्योंकि प्रधानमंत्री को इसके बाद म्यांमार के लिए निकलना था। ये जो बायलैटरल मीटिंग के लिए टाइम दिया गया था वो करीब आधे घंटे का था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है चूंकि ये मीटिंग थोड़ी सी लेट शुरू हुई, लेकिन इसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि एग्जैक्ट ये मीटिंग करीब करीब 1 घंटा या उससे भी थोड़ा टाइम ऊपर तक चली है। अब इसको बातचीत हुई, लंबी बातचीत हुई, कितनी सकारात्मक बातचीत हुई ये शायद हमें एस जयशंकर आकर बता पाएंगे, लेकिन बातचीत होना मौजूदा माहौल में, उसके बाद बातचीत होना ही अपने आप में मुझे लगता है एक पॉजिटिव सिग्नल माना जाना चाहिए। क्योंकि जैसा कि हमने प्रधानमंत्री को ब्रेक से पहले कोट किया था कि दोनों ही मुल्कों के बीच में 40 साल से बुलेट नहीं चली है, तो बातचीत कितनी जरूरी है वो इसका रियलाइजेशन चाहे चीन हो चाहे भारत हो, दोनों ही मुल्कों को हो रहा है। क्वाइट डिप्लोमेसी जो डोकलाम एपिसोड के बाद थी वो एक तरह से जीती है और वही वे फॉरवर्ड है। ऐसे में 1 घंटे की बातचीत होना, मैं खुद इसे अपने आप एक पॉजिटिव सिग्नल की तरह देखूंगी। शोभना, बिल्कुल जाहिर सी बात है, मुलाकात कुछ अच्छी डायरेक्शन में जा रही होगी, इसीलिए समय बढ़ा है। आंचल जी, आप हमारे साथ बने रहिए और जैसे ही कोई अपडेट आए आप फौरन हमें बताइएगा। हमारे साथ एक नए मेहमान कर्नल दानवीर भी जुड़ गए हैं स्टूडियो में। कर्नल साहब, आप देख रहे हैं कि मुलाकात, जो अभी की लेटेस्ट खबर है वो ये है कि 30 मिनट का समय तय हुआ था, लेकिन 30 मिनट से काफी लंबी वो मुलाकात चल गई है। क्या मानते हैं, क्या निकल के बाहर आने वाला है? जैसे आंचल जी ने बोला कि पिछले 40 साल से गोली नहीं चली है, बिल्कुल सही बोला, लेकिन इसमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि पिछले कुछ दिन पहले पत्थर और घूसे भी चले हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा हमें लगता है आंचल जी हमें कोई अपडेट देना चाह रही है। जी आंचल जी, कुछ अपडेट है आपके पास? जी आंचल जी। शोभना, जो डेलीगेशन वहां पर मौजूद थी, फॉरेन सेक्रेटरी, और मैं देख सकती हूँ यहीं पर इस रूम के अंदर जो हमें ब्रीफ करने आ रहे थे, चीन में भारत के राजदूत विजय गोखले भी, वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं। एमईए के प्रवक्ता रवीश भी पहुंच चुके हैं। तो बहुत जल्द मीडिया ब्रीफिंग होने वाली है और इस पर से पर्दा उठने वाला है कि आखिरकार जो बातचीत हुई उसमें क्या कुछ निकल कर आया है। शोभना, मुझे आपको मुझे थोड़ा सा फ्रेम से रिलीव करना होगा ताकि मैं जाके खबर लिख। बिल्कुल आंचल जी, आप जाइए, नजर बनाइए, हम फौरन आपके पास लौटेंगे अपडेट के लिए। और कर्नल दानवीर, जो हमारी बातचीत चल रही थी कि मुलाकात लंबी चल गई, आप कुछ कह रहे थे उस पर? जी, मैं ये कह रहा था कि ये मुलाकात जो है एक काफी लंबे टेंशन के बाद है। 73 दिन चला टेंशन डोकलाम का, जो कि पेगोंग त्सो लेक तक भी हमको नजर आया, और इसके ऊपर काफी डिप्लोमेसी हुई। फॉरेन मिनिस्ट्री चाइना की, उसने काफी आग भी उगली और काफी सारा टेंशन रहा। चाइना को भी अपनी ग्राउंड पोजीशन पता लग गई, क्योंकि दुनिया में कोई भी मुल्क सिवाय नॉर्थ कोरिया के और पाकिस्तान के उसके साथ में खड़ा नजर नहीं आया। रशिया भी उसका साथ देने से इनकार कर दिया डोकलाम के मुद्दे पर। तो हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी मजबूत स्थिति थी। चाइना ने हिंदुस्तान को एक समझाइश, एक एडवाइजरी भी दी कि आप जो है पाकिस्तान और पाकिस्तान रिलेटेड टेररिज्म का जिक्र ना करें। लेकिन उससे पहले कि मोदी जी इस बात पे बात करते हुए उन्होंने खुद ही उस चीज के बारे में बात कर दी, और फिर हिंदुस्तान ने भी उसको पुरजोर तरीके से उठाया। कहने का मेरा मतलब यह है कि हिंदुस्तान की जो स्थिति है वो काफी मजबूत है इस समय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, और उसी का नतीजा है कि ये जो मीटिंग है ये थोड़ी लंबी चली है, क्योंकि चाइना को भी ये मालूम है कि बगैर हिंदुस्तान के उसके साथ खड़े हुए उसका भविष्य भी ज्यादा उज्जवल नहीं है। इसमें एक और पॉइंट बहुत अहम है, कोई वो हमारे ऊपर मेहरबानी नहीं कर रहा है, उसका अहम पॉइंट ये है कि हिंदुस्तान को अगले 20 साल में $4.5 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है अगर हिंदुस्तान को डेवलप्ड कंट्री में शुमार होना है। और ये बहुत बड़ा स्कोप है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसको ठुकराया नहीं जा सकता। कुछ एक चंद
जियो इकोनॉमिक रीजन की वजह से। यहाँ पे जियो इकोनॉमिक रीजन पाकिस्तान, जैश-ए-मोहम्मद को मैं इंडिकेट कर रहा हूं। तो ये सारी चीजों को समझते हुए कि मेरे ख्याल से बहुत ही महत्वपूर्ण वार्ता रही है। अभी देखते हैं ये क्या बोलते हैं तो उससे ज्यादा पता लगेगा। जनरल साहब, आपके पास आना चाहूंगी। एक अच्छा सिग्नल तो आ रहा है कि मुलाकात अपने तय समय से लंबी चल गई है। ये हम पहले से बात कर रहे थे कि आतंकवाद और डोकलाम पे तो बात नहीं होनी है, काफी दबाव ऑलरेडी भारत बना चुका है। क्या लगता है, क्या पिटारा खुलने वाला है? देखिए सोमनाथ जी, जब हेड ऑफ स्टेट्स मिल रहे हैं इतने, वहां पर ना छोटी बातें नहीं होती हैं। वो जो है हमारा कूटनीतिज्ञ, उनके जूनियर अफसरों को पर छोड़ दिया जाता है। तो हम जब अजहर मसूद की बात करें या स्पेसिफिक पे बातें नहीं होती हैं, वहां बड़े मुद्दों पर बातें होती हैं। और बड़े मुद्दे जब करते हैं, जैसे आप देखिए डोकलाम के ऊपर में बात नहीं होगी स्पेसिफिक, और पंसाव लेके जो उन्होंने बात करें वहां नहीं होगी। वहां बात हुई होगी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो है बॉर्डर के ऊपर में, या नॉर्थ हमारा जो बॉर्डर है उसके ऊपर में कैसे होगा। क्या हमारी जो ग्राउंड के ऊपर में चाइना ने रोक रखा है, जो हमारी बॉर्डर मीटिंग होती है वो नहीं हो रही है, हम उनके फंक्शंस में नहीं जा रहे हैं, वो हमारे फंक्शंस में नहीं आ रहे। तो इन चीजों के जो हमारा एक ऑलरेडी फ्रेमवर्क वर्क कर रहा है, वहां पर बॉर्डर मीटिंग का एक फ्रेमवर्क है, वो एकदम स्टार्ट होगा। एक हमारी ज्वाइंट एक्सरसाइजेस चाइना के साथ हम करते थे, वो रुका पड़ा है। तो इनके ऊपर में एक स्टेटमेंट 2 मिनट का हुआ होगा। देखिए सबसे बड़ी बात यह, जो 30 मिनट का एक समय निश्चित किया गया था, वो 1 घंटे से भी ज्यादा, जैसे आंचल जी बता रही थी। तो एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि मेरे ख्याल से एक कॉम्पोजिट डायलॉग के तहत बात हुई होगी। और ये बड़े मुद्दे जब बातें होती हैं तो हम अपनी पक्ष रखते हैं। मैं भी ऐसे मीटिंग में रहा हूं, वहां पर छोटी छोटी बातों में नहीं उलझते हैं। और देखिए एक बॉडी लैंग्वेज मैं देख रहा था, एकदम सहज बॉडी लैंग्वेज है, स्पेशली जब अस्थाना में आप देखिए, जब आप हम्बर्ग में देखिए। जी 1 मिनट। मीटिंग जस्ट फिनिश्ड। दिस वाज द last bilateral Prime Minister just finished meeting President Xi Jinping at the conclusion of the BRICS summit and the emerging markets and developing country meeting today. The meeting between President Xi and Prime Minister lasted, I think, a little more than an hour. Little more than an hour. The first part of the meeting was largely focused on BRICS related issues, which was quite understandable. China had been very supportive of India when we were doing the BRICS summit, and we also were reciprocated in full measure. So there was that sense of mutual support in terms of the BRICS. And during this period, in the preparations for the BRICS, actually we had 7 ministers from India come to China in that correction. So some of it was appreciation for PM's vision of the BRICS. Both sides have spoken of a golden decades for the BRICS and how the BRICS can really be raised to the next level. So there was a lot of discussion on that. Then the discussions moved to bilateral relations. And I would sort of characterize the approach of the two sides as a forward-looking approach. And I think essentially the discussions themselves were very constructive about where the relationship should be going and will be going. Now there was I think sort of a reminder that at Astana in early June we had both agreed that we would not let differences become disputes, and that at a time when the world was changing, we would make sure that India-China relations were a factor of stability. So I think in many ways that was reaffirmed. I think again one of the important points which was made during the meeting was that peace and tranquility in the border areas was a prerequisite for the further development of our relationship, and that there should be more effort made to really enhance and strengthen the level of mutual trust between the two sides. There would be, it is natural that between neighbors and large powers that there would be areas of difference, but where there is an area of difference, it should be handled with mutual respect, and effort should be made to find common ground in addressing those areas.
and specifically with regard to defense, that the personnel involved with defense and security must maintain strong contacts and cooperation and ensure that the sort of situations which happened recently do not recur. The President and the Prime Minister again laid out a very positive view of where our relationship could go, and there was some detailed discussion about the mechanisms which could help us, could help both countries really go forward in that direction. Both intergovernmental mechanisms like, we have a joint economic group, we have a defense and security group, we have a strategic group, as well as institutions like BRICS itself, like AIIB, that these are mechanisms and forums which can be used to build the relationship. So overall, I think sort of the readout I would give you, as I said, is really a sort of a forward-looking, constructive sort of sense of the relationship, and a very strong affirmation at the leadership level that it is really in the interest of both countries to keep this relationship forward and on an upward trajectory. So that's the broad, that's the readout that I would like to give you. I can take a few questions, but you'll have to bear with me. We have a flight to catch. Sir, can we say that we have moved ahead? Aditya. On the issue of counterterrorism, there's been positive movement for first time listing of terror groups like Jaish-e-Mohammed and Lashkar-e-Toiba. Was there any discussion on that? Any forward movement on Maulana Masood Azhar as per the 1267 committee, the sanctions? Any positive movement from China? Okay. Keep the question short. I will gives me more time. I think the counter-terrorism issues were largely taken up in the discussions leading to the BRICS. They were not addressed in today's meeting. And the broad sense of those discussions really was that, most countries feel very similarly about the challenges posed by terrorism. So this was not just an India position. It was a common position, and many other countries had actually equally strong views on this. So the listing that you see and the statements and commitments which are there in the BRICS statement, these are common commitments of all BRICS members. In terms of terrorism, sir, in the bilateral context, was terrorism raised, was the Asian concerns regarding terrorism emanating from Pakistan raised at all between... In today's bilateral between Prime Minister and President Xi, this specific issue did not come up. Foreign Secretary, you mentioned that both principals, in light of recent events, said the need for border personnel to be in greater touch, defense personnel to be in greater touch. Could you elaborate a little bit more? Well, I think what I would like to do really is to give you a sense of the direction, the nature of discussions and the direction of ties. I don't think it would be right for me to characterize specific positions, but I would say, there was on both sides there was a sense that, more efforts need to be made to ensure that these kinds of situations don't recur. Okay. Sir, can we say that we have moved ahead from Doklam without mentioning the D word? I repeat to you that it was a forward-looking meeting. I think there was a sense that if the relationship is to go forward, then peace and tranquility on the border area should be maintained. Thank you very much. Can we say that this meeting? We have a flight. तो आपने सुना विदेश सचिव एस शंकर को, जिन्होंने बहुत बड़े मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा आतंकवाद का नाम तो नहीं लिया, लेकिन बॉर्डर पर शांति